हेलो दोस्तों, प्रिया हिस्टोलॉजी में आपका स्वागत है। हम एनसीईआरटी की सीरीज़ शुरू कर रहे थे। कल हमने पढ़ा था नर्मदा घाटी के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा था कि यहाँ पे देख सकते हैं, कल हमने शुरुआत की थी नर्मदा घाटी के बारे में। उसके बाद हमने शुरुआत की थी उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बारे में। फिर हमने देखा कि गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी के बारे में पता लगाया। हमने कल ओवरव्यू लिया कि कैसे लाखों वर्ष पूर्व नर्मदा घाटी के पास लोग आना शुरू किए थे। इसके बाद जो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर सबसे पहले गेहूँ और जौ उपजाया गया। फिर गारो और मध्य विंध्य की पहाड़ियों में चावल को उपजाया गया था। इतनी डिटेल्स हमने कल देखी थी। और कल हमने एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखी थी कि सिंधु नदी है, उसकी कितनी सारी उपनदियाँ या सहायक नदियाँ हैं। उसके लिए दोस्तों मैंने एक ट्रिक बताई थी। अगर आपको वो ट्रिक याद है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। वो ट्रिक क्या थी? ओके, एक बार मैं वो ट्रिक को रिपीट कर देती हूँ। झेलम नदी, चेनाब, रास और व्यास। रास मतलब रावी और स मतलब सतलज नदी। ठीक है, व्यास तो व्यास नदी ही रहेगी। अब हम लोग दोस्तों आगे के बारे में चर्चा करते हैं। आगे कहाँ से शुरू होता है? हमने पेज नंबर 2 तक कंप्लीट किया था। 3 पे भी हमने आधा कंप्लीट किया था। ओके, 3 से हम लोग शुरुआत करते हैं। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? ओके, एक बार फिर से मानचित्र 1 में देखो। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इस सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके तथा गहरे समुद्र को पार कर सके। क्या बोला जा रहा है कि आप मानचित्र 1 में देखो। मानचित्र 1 में हम लोग आते हैं। वहाँ हमें बहुत सारे पर्वत पठार दिखेंगे। आपको हिमालय दिख रहा है दोस्तों? ये हमारे देश का सबसे बड़ा पर्वत है हिमालय। फिर आपकी विंध्य की पहाड़ियाँ दिख रही होंगी। सतपुड़ा जो है वो भी पहाड़ी ही है। और उसके बाद में आपको घाट दिख रहे होंगे। ये है पूर्वी घाट, ये है पश्चिमी घाट। फिर नदी दिख रही होगी। ओके दोस्तों, नदी आपको दिख रही है, ये रही गोदावरी नदी, महानदी। ओके दोस्तों, मैं आप लोग को दिखाती हूँ सारी चीज़ें एक एक करके। मैं श्योर गारंटी देती हूँ कि आपका टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग बनता जाएगा। देखिए, ये है गोदावरी नदी, ये है महानदी। गोदावरी नदी, फिर महानदी, सोन नदी, नर्मदा नदी, गंगा नदी और उसके बाद ताप्ती नदी, अरब सागर, ये सागर है। ये जो दोस्तों आपको थार दिख रहा है ना, ये थार रेगिस्तान है। फिर यमुना नदी जो कि दिल्ली के पास है। ये सारी नदियाँ हमने देखी कल, ये रही सारी नदियाँ। व्यास नदी, ये सब कुछ ये नदियाँ हैं। यहाँ पे मैंने आपको हिमालय के बारे में बताया। और ये है पूर्वी घाट, ये है पश्चिमी घाट, ये लक्षद्वीप आप जानते ही होंगे। अभी बहुत चर्चा में है लक्षद्वीप, जब से मोदी जी यहाँ पर गए हैं। और मालदीव और भारत की को लेकर के आपको देखना बहुत ज़रूरी है। न्यूज़ देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो कि आप इतिहास से कनेक्ट करना चाहते हो तो आपको न्यूज़ देखना भी बहुत ज़रूरी थी। तो आप देखिए दोस्तों, आपको बहुत मज़ा आएगा। ओके, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहले के ज़माने में लोगों को यात्राएं करना बहुत पसंद था। आज के टाइम पे भी पसंद है। तो जब भी हम यात्रा करने जाते हैं ना, तो हमें रास्ते में पहाड़, पर्वत, समुद्र, सारी चीज़ें दिखती हैं। आपको पता है ना दोस्तों, जो पहाड़ होते हैं ना, ये प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। मतलब एक पर्वत 2 देशों के बीच में विभाजक का काम करता है। ऐसे ही जो समुद्र होते हैं वे भी एक देश से दूसरे देश से जुड़े होते हैं। लोग इसे पार करके एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। फिर कहाँ हैं हम लोग? उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई 100 वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे।
ठीक है दोस्तों, क्या हुआ, लोगों को यात्रा करना बहुत अच्छा लगता था। यात्रा करने के लिए वे एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। जब भी वे दूसरे स्थान जाते थे तो वहाँ पर वो वहाँ की संस्कृति देखते थे, वहाँ की परंपराएं देखते थे कि लोग यहाँ पे रहते कैसे हैं। ये सारी चीज़ों को वो अपना भी लेते थे। ये सबसे बड़ी बात थी अडॉप्शन, किसी भी चीज़ को अपना लेते थे और नई नई तरह की चीज़ें सीखते थे। जैसे पत्थर को तराशना सीखा उन्होंने, संगीत कैसे रचते हैं। देखो दोस्तों, जहाँ पे एक समुदाय रहता है ना, तो वो हर चीज़ की खोज करता है। पहले वो इस चीज़ की खोज करता है कि हम अपने खाने का इंतज़ाम कैसे करें। जब वो अपने खाने का इंतज़ाम कर लेता है, फिर वह सोचता है कि पहनने के लिए, फिर वो कपड़ों के बारे में सोचता है, फिर निवास के बारे में सोचता है। फिर जब एक समुदाय साथ में रहता है तो वो सोचता है कि हम मनोरंजन कैसे करें। उसके लिए वो संगीत, नृत्य, नाटक, इन सभी चीज़ों की खोज करने लगता है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें लिंक्ड है एक दूसरे से कि कैसे लोग पहले बसना शुरू किए, फिर उन्होंने अनाज उपजाया, शिकार किया, फिर अपना पेट भरा। पेट भरने के बाद उन्होंने यात्रा के बारे में सोचा। जब वो यात्रा करते थे तो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितनी कठिनाइयों का महसूस हुआ, और जब लंबी यात्रा थी तो कैसे उन्होंने गाड़ियों का निर्माण किया। ये सारी चीज़ें बोलते हैं ना कि सब एक दूसरे से लिंक्ड हैं, जो हमें पढ़ने में बहुत ही मददगार है। ओके दोस्तों, अब हम देखेंगे कि देश के नाम। यहाँ से भी इम्पोर्टेंट शुरू होता है, इम्पोर्टेंट टॉपिक। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। अभी दोस्तों, हाल ही में जब G20 की मीटिंग हुई थी, अगर आप लोग अभी करंट का न्यूज़ देख रहे होंगे, तो मोदी जी ने अपने देश का नाम भारत रखा था। लोगों को बहुत ही ताज्जुब हुआ था, कई लोगों ने बवाल भी किया था, बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी कि इंडिया को भारत ऐसा कैसे संबोधित कर दिया। तो देखिए दोस्तों, हमारा इतिहास ही कह रहा है कि अपने देश के लिए हम प्रायः क्या उपयोग करते थे, इंडिया तथा भारत। ओके दोस्तों, आपको मज़ा आ रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए दोस्तों। शेयर करेंगे तो उन लोगों को भी फ़ायदा होगा जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं अच्छे से, जिन्हें याद नहीं हो रही हैं ये चीज़ें। ओके, इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करता है। अब देखना दोस्तों, आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगी कि कैसे कैसे हमारे जो देश का नाम वो बदलता गया। एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप नॉर्मल नॉलेज लेना चाहते हो, क्लास 6 के स्टूडेंट हो, सभी के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिससे 1 मिनट दोस्तों, जो इंडिया शब्द है वो इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ओके, पहले आप लोग को पहला टॉपिक क्या याद रखना है कि हम लोग भारत को इंडिया या भारत जैसे नाम से जानते थे, अभी भी जानते हैं, बट देखिए इंडिया शब्द कहाँ से आया। तो इंडिया शब्द निकला है इंडस से। दोस्तों, पेंसिल लीजिए और अंडरलाइन कीजिए कि जो इंडिया वर्ड है वो निकला है इंडस से, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता था। इंडस को संस्कृत में क्या कहते थे हम? सिंधु। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। हम लोग अपने एटलस में जाते हैं और हम लोग किसका पता लगाते हैं? ईरान और यूनान का। देखिए दोस्तों, मानचित्र हम लोग 2 में जाते हैं, अगर दिया है तो दिया नहीं है, बट आप लोग पता लगा सकते हैं कि जो ईरान है और यूनान है वो भारत में इन हिस्सों में ही पाई जाती है। इन सारे हिस्सों में ईरान और यूनान आपको देखने को मिलेगा। ये रहा, अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर और पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिदोश तथा इंदोश और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, अंडरलाइन कर लीजिए, थोड़ी भी देर मत करिए अंडरलाइन करने में। क्या अंडरलाइन करना है? सबसे पहली चीज़ें याद रखनी है कि भारत में कौन आए थे? ईरानी और यूनानी लोग आए थे। उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र से 2 कम्युनिटी के लोग आए थे, उनका नाम था, वो कहाँ से थे? ईरान और यूनान से थे। उन्होंने सिंधु को, आपको पता है सिंधु नदी हमारे देश में है, उसका
और सिंधु को उन्होंने हिदोश तथा इंदोश कहा। सिंधु नदी को उन्होंने क्या कहा? हिदोश और इंदोश। और इस नदी के पूर्व में स्थित और इस नदी के पूर्व में से जो भी प्रदेश थे उसको उन्होंने इंडिया कहा। उसको उन्होंने क्या कहा? इंडिया। ओके दोस्तों, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। और भारत नाम का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? जो भी लोग पश्चिम में रहते थे, उत्तर पश्चिम में रहते थे, उनके लिए भारत नाम का प्रयोग किया जाता था। ओके दोस्तों, मैं आपको सिंपल बताती हूँ, आपको याद करना है मेरे साथ साथ कि हमारे देश का नाम कैसे। देखो दोस्तों, आप कहीं बाहर जाते हो ना तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो कंट्री का नाम है वो कैसे उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, वो बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। कभी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना हो या किसी के सामने ऐसा अपना प्रेस्टीज बढ़ाना हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपको ये बेसिक्स नॉलेज हो तो। ओके, देखिए, हम अपने इंडिया को कहते थे इंडिया तथा भारत, ऐसे दो नामों का प्रयोग करते थे। इंडिया जो शब्द है कहाँ से निकला है? सबसे पहले आपको जानना है, इंडिया जो शब्द है वो इंडस से निकला है, और जिसे संस्कृत में इंडस को क्या कहते हैं? सिंधु नदी। इसका मतलब है कि हमारे जो देश का नाम है इंडिया, भारत या कुछ भी जो है हिंदुस्तान, वो किससे डिराइव हुआ है, किससे उत्पत्ति हुई है उसकी? सिंधु नदी से। तो हम लोग ने देखा कि हमारे देश में सिंधु नदी है। फिर हमने क्या देखा कि हमारे देश में उत्तर और पश्चिम से कौन दो कम्युनिटी आई? ईरान और यूनान। ईरान और यूनान से जब लोग आए उन्होंने सिंधु नदी को हिदोस या इंदोश कहा। क्या कहा? हिदोस या इंदोस उन्होंने कहा। अंडरलाइन कीजिए, अपना नोट्स भी बनाते रहिए साथ में। और इस नदी के पूर्व में जो स्थित लोग थे उस भूमि प्रदेश को इंडिया कहा, और जो पश्चिम में थे उन्हें क्या कहा? भारत। समझ में आया दोस्तों आपको कैसे टॉपिक्स बनाना है? मैंने कल आपको एक आइडिया दिया था कि आपको टॉपिक्स कैसे बनाना है। एक मिनट। हाँ, आपको क्या करना है, पॉइंट या जो भी कल का 3 या 4 पॉइंट होगा, आपको 4 पॉइंट डालना है। फिर यहाँ पे आपको लिखना है देश का नाम। ठीक है दोस्तों, ये आपने लिख दिया। फिर आपको 1 2 3 4 जितने भी पॉइंट्स हैं आपको इसमें लिखना है। जैसे कि ईरान के लोग आए थे तो ईरान, देश का नाम लिखते जाइए दोस्तों, देश का नाम लिखो और सारे पॉइंट्स लिखते जाओ। मेन याद रखना है सिंधु नदी को ईरानी और यूनानी कहते थे हिदोस और इंदोश कहते थे। इसके अलावा जो सिंधु नदी के पूर्व में क्षेत्र स्थित था उसे हम कहते थे इंडिया, और जो पश्चिम में क्षेत्र स्थित था उसे कहते थे हम भारत। याद हुआ दोस्तों? मेरे साथ रिपीट कीजिए। भारत को, पहला पॉइंट, भारत को इंडिया और क्या कहते थे? एक मिनट। जो भारत को हम लोग भारत और इंडिया दो शब्द कहते थे। इंडिया जो है वो इंडस से निकला है। इंडस का मतलब होता है संस्कृत में सिंधु नदी। हमारे देश में दो कम्युनिटी के लोग आए, दो देशों से लोग आए, एक तो ईरान से है और यूनान से है। यहाँ के लोग सिंधु नदी को हिदोस या इंदोस कहते थे। यहाँ के लोग सिंधु नदी को हिदोस या इंदोस कहते थे। साथ ही में सिंधु नदी के पूर्व का जो क्षेत्र था वहाँ पे बसे लोगों को, वहाँ के क्षेत्र को इंडिया कहते थे, और सिंधु नदी के जो पश्चिम के क्षेत्र थे वहाँ के भूमि प्रदेश को भारत कहते थे। याद हुआ दोस्तों? सिंपल है। फिर नेक्स्ट है, इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। इसका प्रयोग किसके लिए होने लगा? देश के लिए। और इसका उल्लेख, इसका साक्ष्य मैंने आपको पहले लेक्चर में ही बताया था दोस्तों कि अगर हमें हिस्ट्री को जानना है तो साक्ष्य का होना, एविडेंस प्रूफ का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं कि 3500 वर्ष पुरानी हमारी जो कृति है ऋग्वेद, आपको पता होगा ऋग्वेद क्या है? हमारा पहला वेद है ऋग्वेद है, दूसरा है सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा अथर्ववेद। तो देख सकते हैं हम अतीत के बारे में कैसे जानें। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था दोस्तों, मेरे पहले लेक्चर्स को देखना ना भूलें, क्योंकि अगर आप पहले लेक्चर्स को देखेंगे तो आपको बाकी के लेक्चर्स के बारे में भी जानकारी मिलेगी। जैसा कि मैंने कहा था पहले लेक्चर्स में कि मैं जल्दी आप लोग के लिए दूसरा लेक्चर्स लाऊंगी, तो मैंने आप लोगों के लिए दूसरा लेक्चर्स ला दिया है। देखिए, बस मुझे आपका सपोर्ट्स चाहिए। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। सबसे पहला तरीका क्या है दोस्तों? एविडेंस खोजना, कि अतीत में जो भी पुस्तकें लिखी गई हैं ना, उन पुस्तक को ढूंढना है और पढ़ना है। पहला तरीका तो हम लोग को क्या करना है दोस्तों, पॉइंट्स बनाना मत भूलना। अगर आप यूपीएससी में आंसर राइटिंग भी करना चाहते हैं मेंस में, या तो आप अपने स्कूल के एग्ज़ाम में भी लिखना चाहते हैं, तो भी ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। सबसे है कि हमको पुस्तकों को ढूंढना है, उन्हें पढ़ना है। दूसरी चीज़ है, ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण इन्हें पांडुलिपि कहते हैं। दोस्तों वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहीं पे अंडरलाइन करना है। क्या कि पांडुलिपि किसे कहते हैं? आज के सिनेरियो में भी बहुत लोगों को नहीं पता कि पांडुलिपि क्या होती है। जो पुस्तकें हाथ से लिखी होती थी उन्हें हम कहते थे पांडुलिपि। पुस्तकें हम हाथ से लिखते थे। आज के ज़माने में पुस्तकें जो होती हैं ना, वो हम प्रिंट करवाते हैं, कंप्यूटर्स की मदद से लिखते हैं। पहले के टाइम पे हाथ से लिखी होती थी, इसलिए उन्हें पांडुलिपि कहते थे। अंग्रेज़ी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द था मैन्यूस्क्रिप्ट। इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट्स। मैन्यू जिसका मतलब होता है हाथ से, हाथ है, और स्क्रिप्ट से निकला है, ठीक है। मैन्यूस्क्रिप्ट्स का मतलब होता है हाथ से निकला हुआ। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों तथा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखे मिलते थे। वहाँ मतलब देखिए दोस्तों, हमारा जो प्राचीन सभ्यता है वो कितनी एडवांस थी। बोलते हैं ना, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढना उन्हें आता था। उन्होंने क्या किया है कि ये जो पांडुलिपि है हम किस में लिखते थे? ताड़पत्र में। ताड़पत्र ही होता है ना, आपने देखा होगा कि पेड़ के बड़े बड़े पत्ते होते हैं, किसी पेड़ के बड़े बड़े पत्ते होते हैं। आप गांव में अगर गए होंगे तो वहाँ पे आपने देखा होगा। और हिमालय क्षेत्र में आप जैसे ही हिमालय के एरिया में जाएंगे ना, तो वहाँ के जो पेड़ हैं उनके पत्ते बहुत बड़े बड़े होते थे। तो वहाँ उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की जो छालें होती हैं ना, उसको तैयार करके उस पर वो लोग लिखते थे। ये देखो दोस्तों, एक उदाहरण भी है यहाँ पे देखिए। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया। कितना मतलब हमारे लिए बुरी बात है कि इन पांडुलिपियों को किसने खा लिया? कीड़ों ने खा लिया। कुछ नष्ट कर दी गई, फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। कुछ को कीड़ों ने खा लिया, कुछ नष्ट हो गए, कुछ उपलब्ध है। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिर और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, पांडुलिपि थी, कुछ को कीड़ों ने खा लिया, कुछ नष्ट हो गई, बट कुछ है। बट आपको ये जानना है कि पांडुलिपियों में आपको क्या मिलता था? तो धार्मिक मान्यता, कि पहले के समय में धार्मिक मान्यता व व्यवहार कैसे थे, राजाओं का जीवन कैसा था, औषधियाँ, विज्ञान के बारे में सभी प्रकार के विषय की चर्चा मिलती थी। देखो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, महाकाव्य है, कविताएं हैं, नाटक हैं, सभी चीज़ों की जानकारी आपको मिलती थी। इनमें से कई संस्कृत में लिखे मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, आप अंडरलाइन कर लीजिए कि पांडुलिपियाँ किस लैंग्वेज में मिलती थी, तो प्राकृत और तमिल में। ये भाषा का प्रकार है। पहले के समय में प्राकृत और तमिल भाषा थी, हिंदी थी, संस्कृत थी, पाली लिपि थी, ऐसी बहुत सारी भाषाएं थी। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। प्राकृत भाषा का प्रयोग कौन लोग करते थे? आम लोग करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। अभिलेख, देखो दोस्तों, अभिलेख किसे कहते हैं? ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। ओके, अभिलेख किसे कहते हैं? जब हम पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? अभिलेख। ये देखिए दोस्तों, एक मिनट, अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदर्शों की इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और उनका पालन कर सकें। क्या होता था ना दोस्तों, जो पहले के राजा महाराजा लोग होते थे ना, वो लोग राजा महाराजा लोग क्या करते थे कि बड़े बड़े पत्थरों पर अपनी अनुशासन वाली चीज़ें या कुछ भी मार्गदर्शन देना है या नियम कानूनों को
लिखवाते थे। क्यों लिखवाते थे? जिससे लोग उन्हें पढ़ सकें, और लोग पढ़ेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि ये राजा कितना अनुशासनात्मक है और साथ ही में इस राजा की कितनी प्रसिद्धि है। ये सारी चीज़ें भी अभिलेखों की मदद से लिखवाते थे। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। प्रायः क्या होता था, अभिलेखों का प्रयोग करते थे, इसलिए करते थे कि जो राजा रानी हैं वो बताते थे कि हमने ये कार्य करवाए हैं। जैसे दोस्तों आज के टाइम पे सरकार जो है, भारत सरकार, वो अपना गैजेट निकालती है, राजपत्र निकालती है कि हमने ये कार्य किया। वैसे ही प्राचीन समय में जो राजा महाराजा थे वो पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण करवाकर बताते थे कि हमने ये कार्य को संपूर्ण किया। साथ ही में अन्य राजा रानियों के बारे में भी हमें जानकारी मिलती थी। अगर अधिकतर तो वो लिखते थे कि हमने ये युद्ध में विजय प्राप्त की। बहुत अलग अलग युद्धों का नाम भी लिखते थे, जिससे हमें ये भी पता चलता था कि उस समय में कौन कौन से युद्ध होते थे। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी? ओके दोस्तों, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि कठोर सतह पर लेख क्यों लिखवाते होंगे? आप कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। मेरी आशा है कि आप कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएंगे। मुझे तो पता है, बट मैं चाहती हूँ कि आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं, फिर मैं आपको बताती हूँ। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता था। ओके दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखो दोस्तों, मैं आपको बताती जा रही हूँ कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है। अब आता है पुरातत्वविद किसे कहते हैं। तो ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद। कैसी वस्तुएं? अतीत में बनी वस्तुएं और उन्हें प्रयोग में लाई जाने वाली जो भी वस्तुएं अतीत में बनी होती थी या उन्हें प्रयोग में हम लाते थे, ऐसी वस्तुओं का जो भी अध्ययन करता था उन्हें कहते थे हम उन्हें कहते थे पुरातत्वविद, आर्कियोलॉजिस्ट। आपने सुना होगा इंग्लिश में ये वर्ड, हिंदी में कहते हैं पुरातत्वविद। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों और मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। ओके देखो, पुरातत्वविद क्या करते हैं? तो पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी, यहाँ पे देखिए दोस्तों, पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते थे। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों और सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इस चैप्टर को पढ़ के आपको आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में भी पता चल गया कि जो पुरातत्वविद है, देखिए, वे औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं जो है वो पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। क्या बताया है यहाँ पे? आपको कुछ चित्र दिख रहे होंगे, एक मटका जैसा है और एक पत्थर जैसा है जिस पे कुछ उत्कीर्ण किया गया है। दोस्तों ये मैं आपको बता रही हूँ कि जो पुरातत्वविद है ना, वो ऐसी वस्तु की खोज करते हैं जो कि धातु की बनी हो सकती है, पक्की मिट्टी की या पत्थर की बनी हो सकती है। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियाँ ढूंढते हैं। क्या क्या ढूंढते हैं? जानवर, चिड़िया और मछलियों की हड्डियाँ। इसका रीज़न है दोस्तों कि उन्हें पता चलेगा कि पहले के टाइम के लोग क्या खाते थे। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलेगा कि अतीत के लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत ही मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने तथा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो जले हुए रूप में बचे रहते हैं। देखो दोस्तों, अगर लोगों ने उस टाइम पे कुछ खाया पिया हुआ तो अन्न के दाने कहीं ना कहीं पर तो मिलेंगे ही। अगर उन्होंने लकड़ी को जला के खाना बनाया होगा तो लकड़ी तो जल जाती है, तो उसके राख वगैरह तो मिले होंगे। इससे हम पता लगा सकते हैं कि पहले के ज़माने में लोग खाना कैसे बनाते थे और खाने में क्या प्रयोग करते थे। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? मैं आपसे क्वेश्चन मार्क करती हूँ कि सपोज़ अगर आप बनते हो पुरातत्वविद, तो अगर आप सर्च करने निकलते हो तो क्या आप पता लगा सकते हो कि कपड़े मिले होंगे या नहीं? दोस्तों कपड़े तो जल जाते हैं बट कुछ तो साक्ष्य मिले होंगे।
पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। ओके दोस्तों, स्रोत शब्द का क्यों प्रयोग करते हैं, यहाँ पे देखिए। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन कहते हैं। इतिहासकार किसे कहते हैं? जो अतीत का अध्ययन करते हैं उन्हें इतिहासकार कहते हैं। और जो अतीत में मिली चीज़ वस्तुओं का अध्ययन करते हैं उन्हें पुरातत्वविद कहते हैं। दोस्तों, आप अंतर समझिए कि इतिहासकार और पुरातत्वविद अलग अलग चीज़ें हैं। जो इतिहास का अध्ययन करे वो इतिहासकार, और जो इतिहास में मिली जो भी चीज़ वस्तुओं का अध्ययन करे उन्हें कहते हैं पुरातत्वविद। ओके दोस्तों, आपको अंतर पता चला। इतिहासकार तथा कहाँ पे थी मैं, इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। जैसे स्रोत मिलते हैं ना, अतीत के बारे में पढ़ना बहुत ही रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में अतीत को जानने के लिए करते हैं। देखिए दोस्तों, इतिहासकार तथा पुरातत्वविद, इन्हें जासूस कहा गया है। क्यों जासूस कहा गया है? क्योंकि वो सारी स्रोतों की मदद से ना एकदम इतिहास की बारीकी से बारीकी जांच कर लेते हैं। तो स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में करते हैं और अतीत को जानने में सहायता करते हैं। अतीत एक या अनेक। अब दोस्तों आता है अतीत एक या अनेक। यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। देखते हैं, बहुत ही अच्छा है, इंटरेस्टिंग है दोस्तों। थोड़ा सा पेशेंस के साथ पढ़िए, आपको मज़ा आएगा। आगे बहुत नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया? हाँ दोस्तों, आप लोग ने ध्यान दिया तो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि हाँ दिया। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। अतीत मतलब बहुवचन, आपने बहुवचन एक वचन तो पढ़ा ही होगा। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत ही भिन्न था। दोस्तों, यहाँ पर इतिहासकार ये बताना चाह रहे हैं कि अतीत के समय में सभी लोगों का जो जीवन शैली थी वो अलग अलग थी। राजा रानियों का अलग था, कृषकों पशुपालकों का जीवन शैली अलग था, व्यापारियों की जीवन शैली अलग थी। उसके साथ में जो भी शिल्पकार थे उनका जीवन अलग था। मतलब सभी का जीवन अलग अलग था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहार और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके तथा फूल फल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं, और इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। दोस्तों, अगर थोड़ी बैकग्राउंड म्यूज़िक आ रही होगी तो उसके लिए माफ़ करना। आप कंटेंट पे ध्यान दीजिए, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या बोल रहे हैं कि अंडमान द्वीप, आपको पता है दोस्तों, हमारे देश में या किसी भी देश में हम जाएँ तो जगह के हिसाब से, उस जगह की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से आपको भोजन की प्राप्ति होती है। जैसे कि अगर हम बात करें, साउथ में जाते हैं, वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है वो अलग है, वहाँ का वातावरण अलग है। उस हिसाब से लोग वहाँ पर भोजन भी संग्रह करते हैं। आपको पता है, अंडमान द्वीप के जो लोग हैं, अधिकांश लोग मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके, फल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं, भोजन करते हैं। क्यों? क्योंकि जो अंडमान द्वीप है वो पूरा समुद्र से घिरा हुआ है, और आपको पता है जहाँ पर भी समुद्र होगा वहाँ पे मछलियों का उत्पादन ज़्यादा होगा, और लोग वहाँ पे मछलियों को भोजन के रूप में अधिक लेंगे। इसके विपरीत शहरों में, शहर ऐसी जगह है दोस्तों जहाँ पे आपको विभिन्न तरह की खाद्य आपूर्ति मिलेगी। आपको जिस भी प्रकार का भोजन चाहिए, सभी प्रकार का भोजन आपको मिल जाएगा। इसलिए लोग एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। इसके अतिरिक्त
एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में भी कुछ जानते हैं। मैंने बताया ना आपको दोस्तों कि जो अभिलेख होते हैं ना, उन अभिलेखों पर जो राजा रानी हैं वो अपने उनके द्वारा जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं सभी लड़ाइयों की चर्चा करते थे और उन लड़ाइयों की चर्चा ज़्यादा करते थे जिसमें उन्हें विजय प्राप्त हुई है। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। कौन लोग लेखा जोखा नहीं रखते थे दोस्तों? याद कर लीजिए। डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कि निम्न वर्ग के लोग: शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक, पशुपालक और आम आदमी। जो भी आम आदमी है वो लेखा जोखा नहीं रखते थे और जो बड़े आदमी हैं वो रखते थे। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। अब आता है वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये आपको समझने में बहुत मज़ा आएगा क्योंकि हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है तिथि का मतलब। तिथि क्या होता है? डेट याद रखना आपको पता होगा ना, कभी हम पढ़ते हैं 200 ईसा पूर्व, 5वीं शताब्दी, 6ठी शताब्दी, ये सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। ओके दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अंडरलाइन करना है कि हम लोग वर्ष की जो भी गणना करते हैं वो ईसा मसीह के जन्म की तिथि से करते हैं। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। ओके दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज़ ये हमारा तारीख का टाइमलाइन है। यहाँ पर ये मान लो, इसको हम 0 मान लेते हैं। यहाँ पर ईसा मसीह का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो इनके जन्म के जितने भी बाद की तिथि होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से 8, 10, 12, 2000, 1, 2, उसको हम कहते हैं ईसा के बाद का। और इसके पहले की जितनी भी तिथि होंगी इसको हम कहते हैं ईसा पूर्व। ओके दोस्तों, आया समझ में आपको? 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। अंग्रेज़ी में BC, हिंदी में क्या कहते हैं? ईसा पूर्व का तात्पर्य है बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा के जन्म के पहले। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD लगाते हो, जिसे हम कहते हैं एनो डोमिनी। AD को कहते हैं एनो डोमिनी, जो लैटिन शब्द है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म से। देखो दोस्तों, BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, AD मतलब एनो डोमिनी, ईसा मसीह का जन्म का वर्ष। और कभी कभी AD की जगह आपको CE या BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। C अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों मेरी आशा है कि आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आई होगी। अगर मेरी लेक्चर आपको बहुत पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।